Hello students. So chapter number 7 में we have already discussed three types of system in the previous class. हमने जो सबसे पहला था epithelial tissue system वो discuss कर लिया. Then we discussed about connective tissue system. Then we had discussed about the muscular system. Now we have to discuss the fourth system, that is the neural system. न्यूरल सिस्टम यहाँ पे चैप्टर 7 में एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन है क्योंकि ये अपने आप में चैप्टर 21 में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पूरा डिटेल में करेंगे. तो यहाँ पे उन्होंने जस्ट इन ब्रीफ एक स्मॉल पैराग्राफ दिया है अबाउट द नर्वस टिश्यू, दैट इज द न्यूरल सिस्टम. तो जो नर्वस टिश्यू है उसका फंक्शन हमें पता ही है कि जो नर्वस सिस्टम है इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. वो सिग्नल कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. और जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो बेसिक यूनिट है दैट इज द न्यूरॉन. और न्यूरॉन का ये जो स्ट्रक्चर है आपने क्लास 10 साइंस में भी लर्न किया है कि इसका जो मेन पार्ट है दिस इज द मेन पार्ट विच इज कॉल्ड द सेल बॉडी. सेल बॉडी के अंदर ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है. फिर ये जो सेल बॉडी है इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है विच आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. एंड दीज डेंड्राइट्स आर द फर्स्ट वन टू रिसीव द सिग्नल. सबसे पहले जो सिग्नल है वो डेंड्राइट में ही एंटर होगा. उसके बाद जो सेल बॉडी है उसके न्यूरॉन का ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एक्सॉन. एंड यू कैन सी कि यहाँ पे ये कुछ स्पेशल टाइप की शीट से कवर्ड है विच इज़ कॉल्ड माइलिन शीट. इसका फंक्शन हम चैप्टर 21 में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो माइलिन शीट होती है दिस एक्ट एज एन इंसुलेटर, मीन्स इसके अक्रॉस आयंस की कोई मूवमेंट नहीं हो पाती है. दिस डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस इट. लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट है. सो दोज प्लेसेस ऑफ द एक्सॉन जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, माइलिन शीट एब्सेंट है, दोज प्लेसेस आर नोन एज नोड्स ऑफ रैनवेयर. उसके बाद जो सिग्नल है इट विल बी मूविंग डाउनवर्ड्स. और जो न्यूरॉन का लास्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन टर्मिनल. और वो कुछ ऐसे नॉब्स के फॉर्म में एंड हो जाता है. तो ये पूरा जो है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, टिपिकल न्यूरॉन. नाउ ये वाला डायग्राम देखो जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है. दीज आर द न्यूरोग्लिया सेल्स. न्यूरोग्लिया सेल्स एक्चुअली क्या होते हैं, जो सेल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम. एंड दी सेल्स आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू दी न्यूरॉन. क्योंकि न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, सिग्नल को पूरा ट्रांसमिट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है. तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर सर्टेन सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. तो जो न्यूरोग्लिया सेल्स हैं उनका फंक्शन यही होता है कि वो न्यूरॉन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे हमने बस इतना ही करना है. बाकी हम चैप्टर 21 में इस पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे. सो आई होप यू रिमेंबर, ये फ्लो चार्ट सबको याद होगा कि जो सेल्स हैं वो जॉइन होते हैं टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यूज जॉइन होंगे टू फॉर्म ऑर्गन, वेरियस ऑर्गन्स विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड लास्टली दे विल बी फॉर्मिंग दी ऑर्गेनिज्म. अब जैसे कि हम कोई भी एक टिश्यू का एग्जांपल, किसी बॉडी का एक ऑर्गन ले लेते हैं, उसमें लेट्स सी कि कितने टाइप के टिश्यू प्रेजेंट है. जैसे लेट्स टेक दी एग्जांपल ऑफ हार्ट. ठीक है, वी आर टेकिंग हार्ट एज एन ऑर्गन. तो इसमें कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे? हार्ट के आउटर सरफेस पे एपिथेलियल प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव टिश्यू भी हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, मस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, न्यूरल टिश्यू भी प्रेजेंट है. मस्कुलर में आपको पता है हार्ट में कार्डियक मसल्स हैं. ठीक है, तो कार्डियक मसल मस्कुलर सिस्टम का पार्ट हो गया. हार्ट के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट हैं तो न्यूरल टिश्यू भी हो जाएगा. हार्ट की आउटर लेयर्स में एपिथेलियम प्रेजेंट है. तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स विल बी हैविंग ईदर 3 or 4 टाइप्स ऑफ tissue system. So how many type of tissue system we are having? We are having 4 tissue system in animals. First one we are having is, let's recapitulate. जो सबसे पहला हमने स्टडी किया था epithelial tissue system. Then second number पे we had connective tissue system, muscular, and last one is the neural. So with this we have finished chapter number 7. Now let's start with chapter number 8. Okay, so now let's start with chapter number 8, that is cell, the unit of life. First of all, let's thank www.bankofbiology.com because we are using their PDF. अब ये जो चैप्टर है सेल, इसमें वी हैव टू फर्स्ट ऑफ कोर्स स्टडी अबाउट द सेल. और सेल की डेफिनेशन आप छोटी क्लासेस से लर्न कर रहे हो कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. तो डेफिनेशन तो आपने याद की होगी बट आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग ऑल्सो. वाई वी आर कॉलिंग सेल एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि देखो जो भी ऑर्गेनिज्म में हायर लेवल्स की ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, जैसे हमें पता है सेल्स जब ज्वाइन होते हैं तो दे फॉर्म टिश्यू.
टिश्यू जॉइन होंगे तो फिर ऑर्गन बनेगा, वही जो अभी हमने पिछले स्लाइड में किया है। वेरियस ऑर्गन्स जॉइन होंगे तो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होगा। तो हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी हायर लेवल्स हैं, ऑर्गन्स वगैरह हैं, वो सारे अल्टीमेटली सेल्स के ही जॉइन होने से फॉर्म होते हैं। जैसे अगर हमें कोई वॉल बनानी है तो वॉल हम तभी बना पाएंगे जब हमारे पास ब्रिक होगी, जब हम बहुत सारी ब्रिक्स को जॉइन कर देंगे तभी पूरा वॉल बनती है। तो वॉल की जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो हो जाती है ब्रिक। तो सिमिलरली अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं, बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, अल्टीमेटली दे आर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ द सेल्स, सो दैट इज वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हम सेल को फंक्शनल यूनिट भी काउंट करते हैं, बिकॉज वी नो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में अ लॉट ऑफ रिएक्शंस विल बी गोइंग ऑन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्योंकि बॉडी की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो मोस्टली सेल्स के अंदर होती हैं, सो दैट इज़ वाई सेल विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये डेफिनेशन आपने पढ़ी बहुत बार होगी, बट अब इसको और डेप्थ में अच्छे से समझेंगे व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन्स। उसके बाद वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। ये भी आपने आई थिंक क्लास 9th या 10th में पढ़ा है कि एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुके, जो कि कॉर्क सेल्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। 18th सेंचुरी की बात है, उस टाइम पे माइक्रोस्कोप्स उतने वेल डेवलप नहीं थे, सिंगल लेंस बड़ा प्रिमिटिव सा माइक्रोस्कोप था। सो ही वाज ट्राइंग टू ऑब्जर्व द कॉर्क सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। तो बिल्कुल वैसा उनको नजर आया जैसे कि एक हनी कॉम्ब होता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने उसको नेम दिया सेल्स। तो सेल्स मीन्स हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। सो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर द सेल। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट है एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, जो कि एक डच साइंटिस्ट थे। और इन्होंने सेल को नहीं डिस्कवर किया, इन्होंने एक लाइव सेल को डिस्कवर किया। एक्चुअली इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया था। जैसे रॉबर्ट हुके ने तो डेड सेल्स देखी थी, कॉर्क सेल्स आर डेड सेल्स, बट एंटन वॉन ल्यूवेनहुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व टू सी अ लाइव सेल। ओके। उसके बाद दो टाइप के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो यूजुअली हम स्कूल्स में यूज़ करते हैं बच्चे। ये वाला जो माइक्रोस्कोप होता है दिस इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसमें हम सन की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सनलाइट। और इसकी रेजोल्यूशन 100 तक हो सकती है मैक्सिमम। इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 100 तक हो सकती है। दूसरा जो ऑन द अदर हैंड माइक्रोस्कोप होता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो ये स्कूल लेवल पे यूज़ नहीं होता, ये ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी लेवल पे यूज़ होता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वी आर नॉट यूजिंग द सोलर एनर्जी, रादर वी आर यूजिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो 1 लाख टाइम तक आप किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देख सकते हो। सो इसमें बहुत ब्यूटीफुली, अगर आप एक सिंपल सेल भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे इट अपीयर्स वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज वो आपको पूरा 1 लाख टाइम्स मैग्नीफाई करके सेल्स और सेल के जो वेरियस पार्ट्स हैं इट कैन बी सीन। उसके बाद वी हैव टू डिस्कस अबाउट सेल थियरी। ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि एक साइंटिस्ट थे शील्डन, ही वाज अ बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो ही वाज स्टडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अल्टीमेटली जो प्लांट्स हैं वो सेल्स की बनी है। देन देर इज़ अ साइंटिस्ट स्वान। स्वान वॉज अ जोलॉजिस्ट। जोलॉजिस्ट का मतलब है कि जो एनिमल्स को स्टडी करते हैं। तो ही ऑब्जर्व वेरियस टाइप ऑफ एनिमल सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप एंड ही फाउंड कि जो एनिमल्स हैं अल्टीमेटली वो भी सेल्स के बने हैं। तो दोनों ने अपनी नॉलेज को कंबाइन कर दिया कि चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अल्टीमेटली इट इज़ मेड अप ऑफ सेल। एंड स्वान ऑल्सो ऑब्जर्व कि कोई भी सेल है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। अगर कोई प्लांट सेल है तो उसके बाहर अपार्ट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लेयर और प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड द सेल वॉल। अब दोनों ने अपनी नॉलेज को कंबाइन कर दिया, बट दे कुड नॉट एक्सप्लेन कि जो भी न्यू सेल है वो कैसे फॉर्म होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इट इज़ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। सम सेल्स आर ऑलवेज उनके लाइफ स्पैन फिनिश हो जाता है तो दे विल डाई ऑल्सो। तो न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होती हैं दैट शील्डन एंड स्वान कुड नॉट एक्सप्लेन। तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो, ही वॉज द फर्स्ट वन टू एक्सप्लेन कि जो भी न्यू सेल्स हैं वो ओल्ड सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पुरानी सेल्स हैं, ओल्ड सेल्स हैं, उन्हीं के डिविजन से फॉर्म होती हैं। जैसे हमें पता है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है तो 2 न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं। सिमिलरली अगर कोई भी एनिमल सेल या प्लांट सेल डिवाइड करेगी तो माइटोसिस एक टाइप का सेल डिविजन मैकेनिज्म होता है, उससे जब सेल डिवाइड करती है तो 2 सेल्स विल बी फॉर्म्ड।
तो जो न्यू सेल है वो कैसे फॉर्म हुई है? इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द डिविजन ऑफ द ओल्ड सेल। ओके, ओल्ड सेल डिवाइड करेगी तो न्यू सेल्स बनेंगे। तो जो रुडोल्फ विर्चो थे, उन्होंने एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट दी है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब कि जो न्यू सेल्स हैं वो ओल्ड सेल्स की डिविजन से फॉर्म होती हैं। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये तो शील्डन एंड स्वान ऑलरेडी दे चुके थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। और ये जो रडोल्फ विर्चो ने पॉइंट दिया वो भी इसके अंदर उन्होंने ज्वाइन कर दिया। और फिर ये जो थियरी बनी है, दिस इज कॉल्ड सेल थियरी। तो सेल थियरी के अंदर दो पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है दैट वाज गिवन बाय शील्डन एंड स्वान। सेकेंड जो पॉइंट है कि जो न्यू सेल्स हैं वो ओल्ड सेल्स की डिविजन से फॉर्म होती हैं, दिस पॉइंट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। उसके बाद नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो सेल में आपको पता ही है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल के अंदर एक लिक्विड लाइक जेली लाइक सब्सटेंस है विच इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और उसमें वेरियस टाइप के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। सेल के भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं विच आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। अब इन ऑर्गेनल्स को डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स दे आर हैविंग वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 कैटेगरीज। ये फ्लो चार्ट आप अपनी कॉपी में बनाओगे। जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं हम उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं जीरो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल या नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। जीरो मेम्ब्रेन का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनल जिसके अराउंड कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं है। नॉन मेम्ब्रेन मीन्स विदाउट मेम्ब्रेन। तो ऐसे दो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर जिसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। फर्स्ट वन इज दी सेंट्रियोल जिसका फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि सेंट्रियोल जो होती है वो प्लांट सेल में एब्सेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। एक्चुअली सेंट्रियोल जो होती है वो सेल डिविजन में हेल्प करती है। फिर एक और ऑर्गेनल भी होता है राइबोसोम। राइबोसोम के अराउंड भी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होती है। तो ये दोनों जो ऑर्गेनल्स हैं ये जीरो मेम्ब्रेन या नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स काउंट होंगे बिकॉज दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर सेकंड जो नंबर आ जाता है वो आता है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। सिंगल मेम्ब्रेन मतलब विच आर कवर्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनल है जो सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है that will be called single membrane organelle. इसमें बहुत सारे organelles आते हैं like we have endoplasmic reticulum, we have Golgi complex, we have lysosome, we have vacuole। तो ये जितने भी organelles हैं ये सारे single plasma membrane से covered है। तो second किसका नाम आ जाएगा? single membrane organelle। और उसके examples हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है। देन वी हैव द थर्ड कैटेगरी दैट इज कॉल्ड डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स का मतलब है विच आर कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स। तो टू मेम्ब्रेन से तीन सेल के ऑर्गेनल्स कवर्ड होते हैं। एक तो हमारा कवर्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया जिसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव प्लास्टिड जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। देन वी हैव न्यूक्लियस ऑल्सो। न्यूक्लियस इज ऑल्सो कवर्ड बाय डबल membrane. So double membrane organelles में we have mitochondria, we have plastids, we have nucleus. तो हम सेल के organelles को तीन parts में we can divide them into 3 types depending upon how many membranes they are covered by. अगर किसी भी membrane से covered नहीं है तो वो zero membrane organelle है। सिंगल से covered है तो single membrane organelle है। 2 layers से covered है plasma membrane के, then it would be known as a double membrane organelle. Okay, देन वी हैव टू डिस्कस कि सेल के बारे में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें डिस्कस करने हैं। जैसे ये तो चैप्टर 2 में इकबाल कौर मैम ने आपको ऑलरेडी कराया कि जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो माइकोप्लाज्मा होता है जो कि हमने किंगडम मोनेरा में पढ़ा था जिसको पीपीएलओ भी कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट सेल है। एग एक ही सेल काउंट होता है। ओके, लॉन्गेस्ट सेल अगर हम बात करें तो नर्व सेल न्यूरॉन विल बी द लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट्स हमें लर्न करने की स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है। देन सेल्स का जो शेप और साइज़ है वो वैरी करता है। जैसे अगर हम प्लांट्स में देखेंगे तो प्लांट्स में पैरेनकाइमा सेल्स हैं, कॉलनकाइमा होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। तो ये जो सेल्स हैं सबका शेप और साइज़ जो है डिफरेंट है। अगर आप एनिमल्स में देख रहे हो तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल द सेल्स विल बी हैविंग
सिमिलर शेप एंड साइज, जैसे स्पर्म है बहुत स्मॉल इन साइज है, ओवम है लार्ज इन साइज है, आरबीसी की आप शेप देखोगे तो वो बाई कॉनकेव है, न्यूरॉन्स की अपनी अलग शेप है, बोन सेल्स की शेप डिफरेंट होती है. सो एवरी टाइप ऑफ सेल इज हैविंग अ डिफरेंट शेप एंड साइज. ओके, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल. ये काफ़ी हद तक आप चैप्टर 2 में किंगडम मोनेरा में ऑलरेडी डी हुई क्लासेस में कर चुके हो. किंगडम मोनेरा में आपको पता है प्रोकैरियोट्स आते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया काउंट होता है. तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. प्रो वर्ड का मतलब होता है एंशियंट, कैरी ऑन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस. तो ऐसी अगर कोई सेल है जिसके अंदर ओल्ड टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंशियंट मतलब ओल्ड. So any cell which is having old or ancient type of nucleus will be called a prokaryotic cell. अब ये old या ancient type of nucleus का क्या मतलब होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, ओल्ड या एंशियंट टाइप का मतलब होता है कि जिसमें जो न्यूक्लियस है वो अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है. अभी हमने पढ़ा था ना कि न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है. वो जो हमने स्टेटमेंट यूज़ की है दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर यूकैरियोट्स. लेकिन अगर आप बैक्टीरिया का देखोगे तो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है वो किसी सेपरेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है. it is without any nuclear membrane. So that is why this type of nucleus will be called old or ancient nucleus. तो जिस भी सेल के अंदर इस टाइप का न्यूक्लियस है कि न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड ही नहीं है, दैट टाइप ऑफ सेल विल बी कंसीडर्ड टू बी प्रोकैरियोटिक. और ये हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ा है. इसमें हमारा बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है जिसमें कि एनाबीना नोस्टॉक है, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी. देन ये ऑलरेडी आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हो कि बैक्टीरिया को हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. अगर रॉड शेप है तो बैसिलस होगा, स्फेरिकल शेप है तो कोकस होगा, कॉमा शेप है तो विब्रियो होगा, और जैसे पेन के पीछे हमारा स्पाइरल होता है अगर वैसी शेप है तो स्पाइरुलम शेप होगी. ओके, then we have to discuss about the detailed structure of a prokaryotic cell. अब प्रोकैरियोटिक सेल का हमें पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से डिस्कस करना है. ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ मेक दिस डायग्राम इन योर नोटबुक, बिकॉज अगर आपको डायग्राम याद है तो ऑटोमेटिकली आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी. अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ये सारे पार्ट्स हैं. सेल एनवलप है, मीजोजोम्स है, न्यूक्लियोइड है, फ्लैजिला है, pili and fimbriae hai, ribosomes, inclusion body. So we have to discuss about all these structures and their functions one by one. सबसे पहले बच्चे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेल एनवलप. सेल एनवलप मीन्स हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स आर प्रेजेंट अराउंड द बैक्टीरियल सेल. तो सबसे पहले इसमें प्रेजेंट होता है ग्लाइकोकैलिक्स. ये देखो, ये जो डायग्राम में रेड कलर से बना हुआ है ये सबसे आउटर एनवलप है, मतलब सबसे बाहर बैक्टीरिया के यही वाली लेयर प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइको वर्ड रेफर्स टू ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट. तो कोई भी शुगर कंटेनिंग पॉलीसैक्राइड कंटेनिंग लेयर होगी उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. देन नंबर 2 पे वी आर हैविंग ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर है. ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाली साइड पे इनर टू द ग्लाइकोकैलिक्स वी आर हैविंग अ सेल वॉल जो कि यहाँ पे येलो कलर से शो की गई है. एंड वी नो कि अगर ये बैक्टीरिया है तो इसकी जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ अ कंपाउंड एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन. ठीक है. इनर टू दिस सेल वॉल के भी अंदर एक और लेयर है विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस डायग्राम में ग्रीन कलर से शो करी हुई है. सो हाउ मेनी सेल मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट अराउंड द बैक्टीरियल सेल? 3. सबसे आउटर पर है ग्लाइकोकैलिक्स जो कि डायग्राम में रेड कलर से शो की गई है. देन सेकेंड नंबर पे वी आर हैविंग सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन जो कि येलो कलर से शो करा गया है. देन वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर which has been shown by the green color. Okay, now let's talk about the outermost layer which is the glycocalyx. So as I had told you, this is a layer which is made up of polysaccharides. अब ये सबसे outer layer भी होती है. Actually जो glycocalyx है इसकी thickness और ये किस स्टेट में प्रेजेंट है, टफ है या लूज जेली लाइक है, उसके अकॉर्डिंग इसके नेम्स अलग अलग हो सकते हैं. जैसे कुछ बैक्टीरियल सेल्स ऐसी होती हैं जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो बड़ा लूज शीट के फॉर्म में प्रेजेंट है.
एकदम जिसको बोलते हैं ना स्टिकी लाइक लेयर के फॉर्म में पतला पतला सा प्रेजेंट है, इन दैट केस इट विल बी नोन एज स्लाइम लेयर, ठीक है। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है ये बहुत ही टफ होती है, हार्ड है, रेजिस्टेंट है, देन वी आर यूजिंग द टर्म कैप्सूल। तो स्लाइम लेयर कैप्सूल जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स के ही नेम है, डिपेंडिंग अपॉन की लेयर किस टाइप में या किस फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर ये लेयर बहुत थिन है और जेली लाइक है, एकदम स्टिकी सी जेली लाइक लेयर के फॉर्म में है, then we will be calling it as slime. If it is present as a very tough and hard layer, then it would be known as capsule. तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसका फंक्शन ऑफ कोर्स अगर ये सेल एनवेलप है तो इसका काम होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, टू मेंटेन द शेप ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, ये बैक्टीरियल सेल्स की जो शेप है उसको भी मेंटेन करती है। देन वी हैव सेकेंड पार्ट दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में कि ये पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन कंपाउंड की बनी होती है, ठीक है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। पेप्टिडो वर्ड रेफर्स टू प्रोटीन, ओके। ग्लाइकन वर्ड रेफर्स टू ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के जॉइन होने से बनती है। जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आपस में जॉइन हो जाएंगे देन दिस कंपाउंड पेप्टिडोग्लाइकन विल बी फॉर्म्ड। तो जो सेल वॉल है बैक्टीरिया के केस में वो सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ डिफरेंट कंपाउंड and that compound is called peptidoglycan or murin, and this compound in turn is made up of proteins and carbohydrates. ऑब्वियसली अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसका फंक्शन वही होगा कि वो शेप को मेंटेन कर रहा है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है टू द बैक्टीरियल सेल। देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ वॉल सेल एनवेलप दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे कि वो लिपिड्स और प्रोटीन का बना हुआ है, सेमी परमिएबल इन नेचर है। सेमी परमिएबल मीन्स कि इट विल नॉट अलाउ एंट्री ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं है कि बाहर कोई भी मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट सेल के अंदर आ जाए। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट एक्ट लाइक अ फिल्टर, जो यूजफुल मॉलिक्यूल है सिर्फ उसी को सेल के अंदर एंटर होने देती है, जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स है इट विल नॉट अलाउ दोज हार्मफुल मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनसाइड द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ टाइप ऑफ अ फिल्टर जो कि सिर्फ यूजफुल मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर एंटर होना अलाउ करती है, ओके। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। देखो जब भी हमें कोई स्ट्रक्चर कोई सेल माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी स्टेनिंग। जैसे अगर आपने क्लास 9th या 10th में अनियन पील की सेल बनाई होगी तो वहाँ पे हम स्टेन यूज़ करते हैं सैफ्रनिन। अगर आप चीक सेल्स की स्लाइड बनाते हो तो वहाँ पे हम स्टेन यूज़ करते हैं मिथलिन ब्लू। जब तक आप स्टेन नहीं करोगे सेल्स को यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व द सेल्स क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो अगर हमें बैक्टीरिया को भी माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है तो ऑब्वियसली उसको भी हमें स्टेन करना पड़ेगा। बट बैक्टीरिया के केस में वी हैव टू यूज़ अ डिफरेंट स्टेन, और ये जो स्टेनिंग प्रोसीजर है ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, क्रिश्चियन ग्राम, एंड दैट इज़ वाई दिस प्रोसीजर इज़ नोन एज ग्राम स्टेनिंग मेथड। इस मेथड का नेम साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग ही है एंड इट इज़ कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग मेथड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। अगर हमें बैक्टीरिया को स्टेन करना है तो सबसे पहले वी विल बी टेकिंग द बैक्टीरियल सोल्यूशन ऑन अ स्लाइड। उसके ऊपर फिर हम सबसे पहले ऐड करते हैं एक सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। ये एक टाइप का स्टेन होता है, क्रिस्टल वॉयलेट इज अ स्टेन। जैसे मिथलिन ब्लू और आपका सैफ्रनिन स्टेन होता है वैसे ही क्रिस्टल वॉयलेट भी एक स्टेन है। तो सबसे पहले हम जो बैक्टीरिया का हमने स्मीयर लिया, मतलब जो बैक्टीरिया को हमने स्लाइड के ऊपर स्प्रेड किया है, ऑन दैट वी विल बी एडिंग दिस क्रिस्टल वॉयलेट। उसके बाद फिर हम उसमें ऐड करते हैं आयोडीन, ओके। आयोडीन आपने लैब्स में देखा होगा, आयोडीन का सोल्यूशन आता है, वी आर एडिंग दिस आयोडीन। उसके बाद थर्ड स्टेप में वी वॉश द बैक्टीरिया विद अल्कोहल। तो अगर अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी जो बैक्टीरिया है उसका स्टेन नहीं जाता है, मीन्स अगर हमने पहले क्रिस्टल वॉयलेट डाला फिर आयोडीन डाला उसके बाद अल्कोहल से वॉश किया लेकिन फिर भी बैक्टीरिया का कलर नहीं गया है, इट इज स्टिल रिटेनिंग द कलर, देन दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया विल बी नोन एज ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया है कि जिसमें हमने ये दोनों स्टेन्स डाली उसके बाद अल्कोहल से वॉश भी करा तो भी वो अपनी स्टेन जो है उसको रिमूव नहीं हो रही है, वो स्टेन को स्टिल एब्जॉर्ब कर रहा है। सो दैट टाइप ऑफ स्टेन, दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया विल बी नोन एज ग्राम पॉजिटिव।
अब जो बैक्टीरिया बच जाते हैं, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जब आप उनको अल्कोहल से वॉश कर रहे हो तो उनकी सारी स्टेन निकल जाती है। सो जो बैक्टीरिया अपनी स्टेन को लूज कर देते हैं वंस वी हैव वॉश देम विद अल्कोहल विल बी नोन एज ग्राम नेगेटिव, और उसके बाद उनको किसी दूसरी स्टेन से कलर करा जाता है एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू सी देम अंडर द माइक्रोस्कोप। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है इसका क्या बेनिफिट होता है, हम इसको डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। एक्चुअली जो बैक्टीरिया अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी जिसकी स्टेन नहीं जा रही है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक्चुअली ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है वो बहुत थिक है। तो जब आपने एक बार उनको क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन स्टेन में डाला तो ये जो सेल वॉल इतनी थिक है वो सारी स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेती है। आप अल्कोहल से वॉश भी कर दोगे तो भी वो स्टेन रिमूव नहीं होता। सो दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग देम ग्राम पॉजिटिव। और जिस बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक है, तो अगर किसी पेशेंट को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो फिर उसको ट्रीट करने में ज़्यादा मेडिसिन लगेंगी। ऑब्वियसली जिस बैक्टीरिया की सेल वॉल ज़्यादा थिक है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, रेजिस्टेंट होगा, उसको किल करना इतना ईजी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव हैं, मतलब जिनको हमने अल्कोहल में जब वॉश किया स्टेन सारी निकल गई। स्टेन इसलिए निकल जाती है क्योंकि जो उनकी सेल वॉल होती है वो कंपैरेटिवली थिन है, इट्स नॉट दैट थिक, बहुत पतली सी सेल वॉल होती है उनकी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है बट इट्स अ वेरी थिन सेल वॉल। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, अगर किसी पर्सन को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उसको क्योर करना ईजी है। तो डॉक्टर्स इसीलिए स्टेनिंग प्रोसीजर को प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग वाला है, मतलब उसकी सेल वॉल थिक है कि वो ग्राम पॉजिटिव है, या थिन सेल वॉल वाला है ग्राम नेगेटिव है। अकॉर्डिंगली मेडिसिन विल बी डिसाइडेड एंड द ट्रीटमेंट विल बी डन। Now let's start with the second part of the bacterial cell, that is the mesosome. अब ये जो mesosome है, now let's first understand कि ये form कैसे होती है। Now focus on this part, this is the mesosome। तो ये जो ग्रे कलर का बाहर बना हुआ है ये तो कैप्सूल है, ठीक है। जो ब्लैक कलर की लेयर बनी हुई है ये सेल वॉल है। ये जो पतली सी ब्लैक कलर की लेयर बनी है दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड पे फोल्ड हो जाती है, जैसे ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की साइड पे फोल्ड हो जाएगी which is called infolding, then this mesosome will be formed. तो when you will be reading your NCERT तो उसमें mentioned है that the plasma membrane is formed by the infolding of the mesosome is formed by the infolding of the plasma membrane। तो ये word का meaning आपको clear होना चाहिए। इनफोल्डिंग वर्ड का मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की साइड पे फोल्ड हो जाती है। साइटोप्लाज्म जो सेल का सेंट्रल पार्ट है, टुवर्ड्स दैट साइड टुवर्ड्स दैट साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल गेट फोल्डेड। तो जब वो अंदर की साइड पे फोल्ड हो जाएगी देन दिस मीसोजोम विल बी फॉर्म्ड। अब ये जो मीसोजोम है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में कोई भी सेल जो ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। कोई माइटोकॉन्ड्रिया, कोई गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इस टाइप के ऑर्गेनल्स बैक्टीरियल सेल में नहीं प्रेजेंट है। लेकिन आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के बिना कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है दैट इज परफॉर्म बाय द मीसोसोम। तो ये जो मीसोसोम है इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया भी तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, फूड से एनर्जी रिलीज करता है, and because mitochondria is containing large number of enzymes that is why it is able to release energy from the food। तो ये जो मीसोसोम होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मीन्स इट इज़ हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइम इनसाइड इट। ये सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल ऑल्सो बी रिलीज बाय दिस मीसोसोम। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मीसोसोम जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन बना के उसको बाहर वाली साइड पे सप्लाई करता है सो दैट द सेल वॉल कैन बी फॉर्म्ड। उसके बाद जब आपका कोई भी बैक्टीरियल सेल, अगर आपको याद हो आपने 9th-10th में डायग्राम पढ़ा था, जब बैक्टीरियल सेल को बाइनरी फिशन शो करना होता है तो डीएनए जब रेप्लिकेट हो जाता है, ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट होना होता है। मतलब जब तक वो सेपरेट नहीं होंगे, एक सेल में एक बैक्टीरिया एक डीएनए नहीं जाएगा, तब तक बैक्टीरियल सेल डिवाइड नहीं होगी। तो ये जो डीएनए है ये आपके दोनों सेल्स में जाना चाहिए तभी आपकी बैक्टीरियल सेल की डिवीजन कंप्लीट होगी। तो डीएनए के रेप्लिकेशन में, मतलब डीएनए की जो दो कॉपीज़ बनती हैं, डीएनए जो अपनी कार्बन कॉपी बना रहा है उसमें भी हेल्प करता है, और ये जो हमारा डीएनए है इसको डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करता है।
तो मीजोसोम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल बिकॉज ये माइटोकॉन्ड्रिया का भी फंक्शन कर रहा है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है, ये डीएनए की रेप्लिकेशन में भी हेल्प कर रहा है, और ये डीएनए को सेपरेट भी करता है सो दैट डीएनए एंटर्स इनटू बोथ द डॉटर सेल्स. उसके बाद नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ कॉल्ड द क्रोमैटोफोर्स. अब ये जो क्रोमैटोफोर्स हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये पिगमेंट कंटेनिंग पार्ट्स होते हैं बैक्टीरियल सेल के. जैसे अगर आपको याद हो साइनोबैक्टीरिया, हमने वहाँ पे पढ़ा था नॉस्ट्रोक एनाबीना जो है उनके अंदर पिगमेंट्स हैं लाइक हायर प्लांट्स, मतलब वो फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है. तो वो जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है या अगर कोई और पिगमेंट भी स्टोर है तो वो सारे पिगमेंट्स इस पार्ट के अंदर स्टोर होते हैं विच इज़ कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स. क्रोम वर्ड का मतलब होता है कलर. जैसे आप लैपटॉप भी खोलते हो उसमें आपको क्रोम वर्ड, क्रोम एक आपको दिखता है ना जिसमें आप नेट वगैरह सर्च करते हो, तो क्रोम वर्ड का मतलब ये होता है कलर. फोर वर्ड का मतलब होता है वेसिकल, मतलब ऐसा पार्ट जिसके अंदर कलर या पिगमेंट्स प्रेजेंट है, दैट विल बी नोन एज क्रोमैटोफोर्स. तो जो भी आपके साइनोबैक्टीरिया है, नॉस्टॉक है, एनामीना है, उनके अंदर डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, सो दोज पिगमेंट्स विल बी प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमैटोफोर्स. देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. बैक्टीरियल सेल में हम कभी भी टर्म न्यूक्लियस नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि न्यूक्लियस का मतलब होता है कि इट शुड बी कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो बैक्टीरिया है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कंसीडर कर रहे हैं, मीन्स इट इज़ हैविंग एन एंशियंट और ओल्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस. तो यहाँ पे हम जो टर्म यूज़ करेंगे दैट इज़ न्यूक्लियोइड, वी विल नॉट बी यूजिंग द टर्म न्यूक्लियस. तो यहाँ पे आप देखो ये जो हमारा बैक्टीरियल सेल है दिस इज़ द न्यूक्लियोइड. यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये किसी, जैसे अगर आप कोई भी प्लांट सेल देखोगे, आपने कभी अनियन सेल या चीक सेल की स्लाइड देखी होगी, तो सेल के सेंटर में न्यूक्लियस नज़र आता है और न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय इट्स ओन मेम्ब्रेन. बट यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये कोई अलग से सेपरेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, सो दैट इज़ वाई वी आर नॉट यूजिंग द टर्म न्यूक्लियस, वी आर कॉलिंग इट एज न्यूक्लियोइड. और ये जो न्यूक्लियोइड है ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, एंड बिकॉज यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो किसी सेपरेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है तो इसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे, और सेल हमारी कौन सी हो जाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल. नाउ कैन यू सी कि अपार्ट फ्रॉम दिस मेन डीएनए कुछ ऐसे स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट है. दी स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड प्लाज्मिड. ये जब हम क्लास 12 में बायोटेक्नोलॉजी यूनिट करेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम इसको बायोटेक में यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग इन दैट फील्ड. तो जो भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब मेन डीएनए के अपार्ट एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है, दैट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विल बी कॉल्ड प्लाज्मिड. ठीक है, तो ये मेन डीएनए है, मेन डीएनए के अपार्ट जो भी एक्स्ट्रा डीएनए है सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट विल बी कॉल्ड प्लाज्मिड. अब ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर कई बार कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हो सकती हैं, मतलब कुछ ऐसी जीन्स हैं कि आप जितना मर्जी एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन बैक्टीरिया के ऊपर ऐड करो, with the help of that antibiotic or medicine bacteria will not be killed, it will still be able to survive because इस प्लाज्मिड के अंदर ऐसी जीन्स हैं जो एंटीबायोटिक या मेडिसिन के स्ट्रक्चर को पूरा डैमेज या डिस्ट्रॉय कर सकती हैं. ओके, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट फ्लैजिला. जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं एज यू कैन सी इन द डायग्राम इट वुड बी हैविंग अ फ्लैजिला, और ये जो फ्लैजिला है ये मोटाइल होती है, मीन्स दे हेल्प द बैक्टीरिया टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फ्लैजिला का जो नंबर होता है वो बैक्टीरियल सेल टू सेल वैरी कर सकता है, कुछ सेल्स में मे बी सिंगल होगा, मोर देन 1 2 3 भी हो सकता है, तो इट वेरीज फ्रॉम बैक्टीरियल सेल टू सेल, बट फंक्शन कॉमन है दैट फ्लैजिला हेल्प्स द बैक्टीरिया टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, तो वो उसको मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. और ये जो फ्लैजिला है इसके भी 3 पार्ट्स हो सकते हैं, फिलामेंट ये वाला पार्ट है, हुक, देन वी हैव बेसल बॉडी. अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि ये तीनों स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं. तो ये वाला जो पार्ट है फ्लैजिला का जो कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, विच इज़ प्रेजेंट एक्चुअली इसको थोड़ा सा और इस तरीके से हम बनाते हैं. ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो साइटोप्लाज्म वाली साइट पे प्रेजेंट है जहाँ से फ्लैजिला का ओरिजिन स्टार्ट होता है, दैट पार्ट विल बी नोन एज बेसल बॉडी. बेसल बॉडी मीन्स बेस, द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर दिस फ्लैजिला विल ओरिजिनेट. उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो पार्ट हम ये कह रहे हैं हुक, एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्लैजिला
जो तीनों सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट है। आपको पता है बैक्टीरिया के अराउंड 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन वी हैव सेल वॉल, देन वी हैव ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये वाला जो फ्लैजेला का पोर्शन है जो 3 सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट है, दैट विल बी कॉल्ड हुक। और जो पोर्शन फ्लैजेला का बाहर प्रोट्रूड हो जाता है, मतलब बैक्टीरियल सेल के बाहर प्रेजेंट है, ना तो वो सेल मेम्ब्रेन में है ना साइटोप्लाज्म में, जो पोर्शन बाहर प्रोट्रूड हो जाता है, दैट विल बी नोन एज फिलामेंट। So how many parts of flagella we are having? 3. Basal body means the point from where the flagella will be originating. Hook वो पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में है। फिलामेंट वो पार्ट है जो फ्लैजेला का सेल के बाहर प्रेजेंट है। ओके, देन वी हैव टू डिस्कस कि अपार्ट फ्रॉम फ्लैजेला जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 2 मोर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। एक ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड पाइलस। पाइलस इज सिंगुलर, प्लूरल विल बी पिलाई। और ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं फिम्ब्रिए। फ्लैजेला भी प्रेजेंट है, पाइलस भी प्रेजेंट है, फिम्ब्रिए भी प्रेजेंट है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शन ऑफ दिस सेकेंड पार्ट, दैट इज द पाइलस। एक्चुअली चैप्टर 2 में इफ़ यू रिमेंबर इकबाल कौर मैम ने आपको बताया था कि जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं वो एक प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंजुगेशन, जिसमें 2 बैक्टीरियल सेल्स ऐसे आपस में अटैच हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और जब वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच हो जाती हैं, सो दे एक्सचेंज अ पार्ट ऑफ देयर डीएनए। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दिस इज बीइंग फॉर्म बाय द सेक्स पाइलस। सो दिस हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द 2 बैक्टीरियल सेल so that they may exchange a segment of their DNA. So this represents a primitive type of sexual reproduction, क्योंकि इसमें कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रही, कोई जाइगोट फॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ 2 बैक्टीरिया आपस में अटैच होके डीएनए का स्मॉल पार्ट एक्सचेंज करते हैं, एंड दिस ऑल will be done with the help of pilus. Okay, then we have last part that is called fimbriae. ये जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, these are called fimbriae. तो ये जो fimbriae होते हैं ये अलाउ करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को टू अटैच विद द होस्ट। जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल कि कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो ह्यूमंस के लंग्स के अंदर एंटर होता है, ह्यूमंस के लंग्स को अटैक कर रहा है। तो ये जो फिम्ब्रिए हैं ये इसको हेल्प करेंगे टू अटैच विद द लंग सेल्स ऑफ द ह्यूमन। तो जहाँ पे भी उसका होस्ट है, मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया अफेक्ट कर रहा है, उसके साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नॉन पैथोजेनिक है, मीन्स दे आर नॉट कॉजिंग एनी डिजीज। जैसे लेट्स से कि कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो रिवर में प्रेजेंट है। रिवर में आपको पता है वाटर कंटिन्यूसली फ्लोइंग होता है, तो वहाँ पे लेट्स से रिवर के वाटर के अंदर अगर कोई ट्री का ब्रांच है, ट्विग है, रॉक पीस है, उस रॉक के ऊपर अगर बैक्टीरिया को अटैच होना है तो वहाँ पे उसकी अटैचमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। सो फिम्ब्रिए का मेन फंक्शन होता है कि ये अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। अगर बैक्टीरिया को किसी होस्ट सेल के साथ अटैच होना है तो हेल्प करेंगे। अगर बैक्टीरिया रिवर या स्ट्रीम्स में प्रेजेंट है तो वहाँ पे उसको किसी बेस या रॉक के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। ओके, अब ये 70S टाइप के राइबोसोम्स क्या होते हैं ये हम जब राइबोसोम वाला पूरा स्ट्रक्चर करेंगे तब मैं उसको आप में डिटेल में करेंगे कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ राइबोसोम। एक होता है 70S, एक होता है 80S, एक होता है 55S। ठीक है, 55S हमारे सिलेबस में नहीं है, वी हैव टू फोकस ऑन 70 एंड 80। और ये जो S वर्ड है ये एक साइंटिस्ट ने यूनिट बनाई थी, स्वेडबर्ग ने, एंड दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को सेडिमेंट कर रहे हैं तो वो किस रेट पे सेडिमेंट हो रहा है, बहुत जल्दी सेडिमेंट हो रहा है या स्लो वे में सेडिमेंट हो रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड ऑफ कोर्स किसी भी पार्ट का सेडिमेंटेशन का रेट उसके साइज और डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होता है। ठीक है, एक्चुअली स्वेडबर्ग ने क्या करा था कि सेल के जितने ऑर्गेनल्स हैं उनको एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब मीन्स एक ट्यूब में डाल के हाई स्पीड पे रोटेट किया था, और वो सारे अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे आपको पता है आपके पास अगर कोई बकेट है उसमें आपने पानी लिया, ठीक है, मडी वाटर लिया, थोड़ा रेत वाला पानी है, एंड इफ़ यू लीव दैट वाटर अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू आवर्स तो जितनी भी मड होती है वो नीचे सेटल हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब कि वेट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाती हैं। तो जब आप ऑर्गेनल्स को भी सेडिमेंट करोगे, ओके, ऐसे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल के हम उसको सेडिमेंट कर रहे हैं, तो वो अपने वेट, अपने साइज, अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो एस होता है ये उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मींस कि वो किस रेट पे ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। तो 70S का मतलब उन्होंने एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में मार्किंग करी 100, 90,
80, 70 ऐसे करते करते 10 तक उन्होंने मार्क किया। तो जो राइबोसोम्स बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो 70 वाले मार्क पे सेटल होते हैं। इसका मतलब उनका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 70s जो है मतलब ऐसा राइबोसोम है जिसका शेप, साइज, डेंसिटी यूकैरियोट के राइबोसोम से कम होता है। ओके, दैट इज व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड एज 70s। देन वी हैव टू डिस्कस कि जितने भी बैक्टीरिया हैं उसमें अभी हम पढ़ेंगे क्लास 12 में कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। तो एमआरएनए के ऊपर ऐसे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं। तो पहले तो आपको राइबोसोम का कॉमन नेम पता होना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ओके, तो सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं वो सारे राइबोसोम से बनते हैं। इट इज़ कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और ऐसे बहुत सारे राइबोसोम्स आरएनए के थ्रू अटैच हो जाते हैं। तो जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही आरएनए के ऊपर अटैच हो जाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। अब ये जो पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर है ये यूकैरियोटिक सेल में फॉर्म नहीं होता है। ये स्ट्रक्चर आपका हमेशा प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरियल सेल में ही फॉर्म होगा। ये राइबोसोम जब एक साथ ऐसे एमआरएनए के ऊपर अटैच हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, क्योंकि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ राइबोसोम? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सो दे आर हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद फिर हम लास्ट डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट विच इज़ कॉल्ड इंक्लूशन बॉडी। ये जो पर्पल कलर का बना हुआ है ये इंक्लूशन बॉडी है। इंक्लूशन बॉडी मतलब एक छोटा सा नॉन मेम्ब्रेनस पार्ट है, मतलब किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। बस कुछ ऐसा छोटा सा पार्ट हो सकता है जो अपने अंदर कुछ स्टोर कर रहा है। जैसे अगर कोई बैक्टीरिया है जो बायंसी शो कर रहा है, मतलब वाटर में कंटिन्यूसली फ्लोट कर रहा है, तो वहाँ पे वो गैस वैक्यूल हो सकता है। Means it is storing plenty of gases and it is providing buoyancy to the bacterial cell so that it can float on the surface of water. ग्लाइकोजन स्टोर कर सकता है अपने अंदर। अगर नॉस्टॉक एनाबीना बैक्टीरिया है तो उसके अंदर कुछ पिगमेंट्स भी स्टोर हो सकते हैं, फॉस्फेट भी स्टोर कर सकता है। तो इंक्लूशन बॉडी मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर जो किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है और जो अपने अंदर कुछ मॉलिक्यूल को या गैसेस को या पिगमेंट्स को स्टोर कर रहा है। सो आई थिंक विद दिस वी हैव फिनिश्ड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्लीज़ आप इसको अपनी एनसीईआरटी बुक में रीड कर लेना एंड वॉट एवर योर डाउट्स आर देयर वी विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट क्लास।